गुजरात का सूरत और सूरत का सलाबतपुर इलाका। यहाँ एक निजी संपत्ति को सील किया जाता है। कौन सील करता है? जिला कलेक्टर। क्यों सील करते हैं? क्योंकि उस संपत्ति को बेचा जा रहा था। कौन बेच रहा था? एक हिंदू महिला। किसे बेच रही थी? एक मुसलमान महिला को। लेकिन संपत्ति तो निजी थी, न सरकारी न कोई धार्मिक या पूजा स्थल। फिर क्यों सील की गई? एक और किस्सा है, नवंबर 2019 का। जगह है इसी गुजरात का वडोदरा शहर। यहाँ रहने वाले महेश पलानी अपना घर बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया ताकि कागजी कार्रवाई में कोई लफड़ा ना हो। लेकिन इससे पहले कि मकान खरीदने वाला मकान को देखने भी आता, आसपास के लोगों ने रोक दिया। मकान खरीदना तो दूर, उसे मकान की रेकी तक नहीं करने दी गई। सवाल है क्यों? क्योंकि खरीदार मुसलमान था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दलील दी गई कि इस इलाके में हिंदू परिवार रहते हैं, इसलिए यहां मुस्लिम परिवारों को नहीं बसाया जा सकता। दोनों ही मामलों में प्रॉपर्टी को बेचने के रोकने के लिए एक खास एक्ट का हवाला दिया गया, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। क्या है ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट? क्यों इस एक्ट की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच संपत्ति का सौदा नहीं हो सकता? क्या ये बंदिशें सिर्फ गुजरात में ही हैं या देश में और कहीं भी ऐसा नियम है? और अगर ऐसा है तो गुजरात में ऐसा क्या हुआ था? नमस्ते, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 2002 में गोधरा दंगे के बाद आई जांच आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर यह बताती है कि गुजरात में बहुत लंबे समय तक सांप्रदायिक दंगे होते आए हैं। सबसे पहला दर्ज किया गया सांप्रदायिक दंगा अहमदाबाद में 1714 में हुआ था। होली के त्यौहार के दौरान जब कुछ हिंदुओं ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर गुलाल छिड़क दिया, विवाद शुरू हो गया और दंगे में तब्दील हो गया। खैर, ये पहला था, आखिरी नहीं। आज़ादी से पहले से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक गुजरात में कई सांप्रदायिक हिंसा हुई। आज़ादी के बाद कितने हुए? उंगलियों पर गिनते चलिए। 1948, 1953, 1958, 1964, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1989, 1990 और 1991 पर गिनती खत्म करते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उस अधिनियम की जिसकी बात हम वीडियो में करने वाले हैं। वैसे नानावटी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 तक गुजरात में कुल 113 सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज हैं। 80 के दशक में दंगों के चलते पलायन एक बड़ा मुद्दा बना। जिन इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वहां से मुस्लिम अपनी जमीनें बेचकर भागने लगे और जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन होने लगा। पलायन के साथ एक और चीज देखी गई, जो जहां से पलायन कर रहा था वहां की जमीन या तो औने पौने दामों में बेच देता था या फिर उस पर दूसरे समुदाय के लोग कब्जा कर लेते थे। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए 1986 में गुजरात की विधानसभा में एक एक्ट पेश हुआ। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और सूबे के मुखिया थे अमर सिंह चौधरी। एक्ट का नाम था डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। पेश तो 1986 में हुआ, लेकिन 1991 में जब राज्य में चिमन भाई पटेल की कांग्रेस सरकार थी तब इसे ट्रायल के बाद कानून में तब्दील कर दिया गया। एक्ट का पूरा नाम है द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड Provision for Protection of Tenant from Eviction from Premises in Disturbed Area Act 1991। आसान शब्दों में संदर्भ दें तो डिस्टर्ब्ड एरिया से आशय उस इलाके से है जहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अशांति या अस्थिरता होने का रिकॉर्ड हो या फिर होने की संभावना हो। यह शांति रंग खास तौर पर सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा हो या वहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो। ये कौन तय करेगा? जिला कलेक्टर, राज्य सरकार, या फिर अगर राज्य सरकार स्थिति संभालने के लायक ना हो तो फिर केंद्र सरकार ऐसे इलाकों की पड़ताल करती है और फिर राजपत्र माने ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना जारी कर किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है। फिर क्या होगा? एक बार जब कोई इलाका डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हो जाता है तो फिर इसके बाद यहाँ किसी भी धर्म संप्रदाय के निवासियों के लिए भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने घर और जमीन के आसान खरीद फरोख्त पर बंदिश लगा दी जाती है। कैसी बंदिश? कलेक्टर की इजाजत के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेच सकता है।
केवल बेचना ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के गिफ्ट, एक्सचेंज या लीज, किसी भी तरह से प्रॉपर्टी के हस्तांतरण पर कलेक्टर से पहले ही परमिशन लेनी होती है। इसके लिए प्रॉपर्टी मालिक कलेक्टर को हलफनामा देता है जिसमें मालिक बताता है कि वो अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसे सही कीमत मिल रही है। कलेक्टर इस हलफनामे की जांच करता है और सौदे को मंजूरी देता है, तभी जाकर वो डील पूरी हो पाती है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी डील को नल एंड वॉइड माने अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। न केवल अमान्य घोषित किया जाएगा बल्कि कानून का उल्लंघन भी माना जाएगा। वीडियो की शुरुआत में भी हमने जो 2 केस बताए उसमें भी यही हुआ था कि मकान मालिक ने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इससे पहले ही लोगों ने एक्ट का हवाला देते हुए डील में अड़ंगा लगा दिया। कानून बनाते वक्त कहा गया कि इसका उद्देश्य सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी कम्युनल पोलराइजेशन और किसी अशांत इलाके की डेमोग्राफी को बदलने से रोकना है। हालांकि इस एक्ट को जहां समर्थन मिला तो वहीं इसकी आलोचना भी हुई। इसके कई लूप होल्स के चलते इस कानून का गलत इस्तेमाल भी होने के मामले भी सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी परिमल ए धाबी की रिपोर्ट के मुताबिक कई विधायकों और लोगों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग इस कानून में मौजूद कमियों का गलत फायदा उठा रहे थे। मसलन कुछ दबंग और बाहुबली जबरदस्ती डर दिखाकर या ज्यादा कीमत देकर डिस्टर्ब्ड एरिया की संपत्तियों को बेचने को मजबूर कर रहे थे। डिस्टर्ब्ड होने के बावजूद बिना कलेक्टर की अनुमति के ही संपत्तियों की खरीद फरोख्त हो रही थी और ये सब हो रहा था द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का इस्तेमाल करके, क्योंकि इस एक्ट के तहत प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के जैसे कलेक्टर की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती थी। इन वजहों से कम्युनल पोलराइजेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर इनके इस्तेमाल से किसी एक समुदाय के लोगों को बसाने या बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो गुजरात सरकार ने 2019 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में बदलाव किए जिससे कलेक्टर और सरकार को ज्यादा अधिकार मिले। क्या क्या हुआ? सबसे पहला, कलेक्टर को ज्यादा ताकत मिली। अब कलेक्टर ये देख सकेगा कि किसी इलाके में एक ही समुदाय के ज्यादा लोग तो नहीं बस रहे, और अगर बस रहे हैं तो कहीं इससे उस इलाके में किसी एक समुदाय का वर्चस्व तो नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है और इससे कोई समस्या हो सकती है तो वो संपत्ति की बिक्री को रोक सकता है। पहले लोग द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का फायदा उठाकर कलेक्टर की मंजूरी लिए बिना संपत्ति की रजिस्ट्री करा लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्री के लिए भी कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी। न केवल रजिस्ट्री बल्कि सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और लीज, किसी भी तरह से ओनरशिप ट्रांसफर के लिए भी कलेक्टर की मंजूरी को अनिवार्य किया गया। पहले अगर किसी ने कलेक्टर के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की तो सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। अब सरकार बिना अपील के भी कलेक्टर के फैसले की समीक्षा कर सकती है और जरूरत पड़े तो उसे बदल भी सकती है। दूसरा कि सरकार एक सलाहकार समिति बनाएगी जो सरकार को यह बताएगी कि कौन से नए इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाए जिससे किसी भी तरह की मनमानी रोकी जा सके। तीसरा कि जांच के लिए एक शहर और गांव दोनों इलाकों में एसआईटी बनाने का प्रावधान किया गया जो जांच करेगी कि संपत्ति सही तरीके से बेची जा रही है या नहीं, प्रॉपर्टी कहीं किसी को डरा धमकाकर या लालच देकर तो नहीं बेची जा रही है। इनमें कलेक्टर के साथ पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी सदस्य बनाए गए। चौथा कि सरकार की पुनर्वास योजनाएं इस कानून से प्रभावित नहीं होंगी। मतलब अगर सरकार खुद किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में पुनर्वास योजना लाकर लोगों को बसाना चाहती है तो इस कानून का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे सरकारी योजनाओं के तहत इलाका छोड़कर जा चुके लोगों को दोबारा से उनके इलाकों में बसाया जा सकता है। साथ ही यह भी तय किया गया कि दंगों के आधार पर ही डिस्टर्ब्ड एरिया को तय नहीं किया जाएगा। पांचवा, पहले सिर्फ उन्हीं इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता था जहां पहले सांप्रदायिक दंगे होते थे। अगर सरकार ऐसे इलाकों को भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है जहां भविष्य में दंगे होने की संभावना हो या जहां एक ही समुदाय के ज्यादा लोग बस रहे हों। कानून तोड़ने पर सजा में भी और कड़ाई की गई। पहले डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा 6 महीने की जेल और अधिकतम 10,000 का जुर्माना होता था, लेकिन संशोधन के बाद सजा को 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने की राशि को 1 लाख या संपत्ति की सरकारी कीमत का 10% जो भी ज्यादा होगा वो तय किया गया। यह एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यह कानून हर समुदाय के लिए लागू होता है। मतलब कि फर्क नहीं पड़ता कि वो समुदाय हिंदू है या मुसलमान,
उदाहरण से समझाएं तो अगर किसी इलाके में हिंदू मेजॉरिटी है तो वहां मुस्लिम को घर बेचने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। वहीं किसी इलाके में मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो भी यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। खैर, कानून में संशोधन तो किए गए लेकिन लोगों की आपत्ति अभी भी खत्म नहीं हुई। गुजरात हाईकोर्ट में कई संपत्ति विवाद पहुंचे। 6 फरवरी 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले वडोदरा में 2016 से अब तक 5 मामलों में संपत्ति बिक्री का विवाद कोर्ट पहुंचा, जिसमें खरीदने बेचने वालों से इतर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई। इनमें से 3 मामलों में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि 2 समुदायों के बीच खरीद फरोख्त पर पड़ोसियों को दखल देने का हक नहीं है और संपत्ति सौदा सही ठहराया। गलत तरीके से किसी समुदाय का जमावड़ा यानी इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग की परिभाषा को चुनौती दी गई, जिसे 2019 के संशोधन में लाया गया था। 2020-21 में आई जामियत उलामा वेलफेयर ट्रस्ट और निसार अहमद मोहम्मद यूसुफ अंसारी की याचिका में बताया गया कि यह कानून कुछ समुदायों को निशाना बना सकता है और संपत्ति खरीदने बेचने की आज़ादी को प्रभावित कर सकता है। लोगों ने कोर्ट में कहा कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की और बताया कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में कहा है कि वो कानून में और बदलाव करने पर विचार कर रही है। ये सब तो हो गई संशोधन और कानून की बात। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये नियम लागू कहाँ कहाँ है। अगर बात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1991 की करें तो ये एक्ट देश में केवल एक राज्य गुजरात के कुछ हिस्सों में लागू है। स्पेशली कहें तो गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, आनंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहल और अन्य जिलों के कई इलाकों में यह कानून लागू है। सरकार समय समय पर नए इलाकों को भी इस कानून के दायरे में जोड़ती रहती है। जैसे जनवरी 2025 में ही गुजरात सरकार ने आनंद जिले के मौजूदा डिस्टर्ब्ड एरिया में इस कानून को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया। ये तो बात हुई डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1991 की। इस नाम से मिलता जुलता एक और एक्ट है जो पूरे देश में लागू होता है। नाम है द डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976। समानता सिर्फ नाम की है। केंद्र का डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट व्यापक अशांति से निपटने के लिए है और यहाँ काम पर भी सीधे सेना को लगाया जाता है। इसमें आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा के तहत किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित हैं। दोनों में खास अंतर बताएं तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1991 खास तौर से संपत्ति की खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के लिए है, जबकि डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976 ये कानून उन जगहों के लिए है जहां हिंसा, दंगे, आतंकवाद जैसी घटनाएं हुई हैं। इसमें सरकार विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट बनाती है ताकि अपराधियों पर तेजी से मुकदमा चलाकर सजा दी जा सके। कानून अपने आप में हिंदू या मुस्लिम में फर्क नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जाता है उसे लेकर आलोचना होती रहती है। आपको गाहे बगाहे ऐसी खबरें मिल जाएंगी जहां जब कोई मुस्लिम व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा होता है, आसपास के नेता टाइप लोग बीच में कूद पड़ते हैं, सौदा अटक जाता है और लेवाल देवाल का माली नुकसान होता है। फिर असल कानून की भावना यही थी कि किसी इलाके को साल 2 साल के लिए डिस्टर्ब घोषित किया जाए, लेकिन ये एक बार किसी इलाके में लागू होते ही जड़ पकड़ लेता है। इंडिया टुडे पर 5 अगस्त 2024 को छपी जमुना शाह की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात के बड़े शहरों के बहुत हिस्से इस कानून में शामिल हैं। गुजरात हाई कोर्ट में जब इस कानून के कुछ प्रावधानों को 2021 में चुनौती दी गई, तब अहमदाबाद के 70% और वडोदरा के 60% इलाके में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू था। इनके अलावा सूरत, भावनगर, राजकोट, हिम्मतनगर, गोधरा और कपड़वंज का भी बड़ा इलाका इस कानून के तहत है। खरीदारों और बेचने वालों के पास विकल्प कम हो जाते हैं। मुस्लिम बाहुल इलाकों में दाम 30% तक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेचने वाला जानता है कि खरीदार कहीं और घर या दुकान खरीद ही नहीं पाएगा। ये तब है जब गुजरात में पिछले 25 सालों में सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है। ऐसे में कानून के तहत आने वाला इलाका लगातार बढ़ कैसे रहा है, इस पर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। वहीं राज्य सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि कानून तो भाजपा शासन आने से पहले से लागू है, ऐसे में उनके माथे दोष नहीं मढ़ा जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।